या ना बोलने दिया जाए। कल रात को लेट नाइट इस बात का फैसला हो गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब को बोलने दिया जाएगा और वो जो बात करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि इसी तरह वो एक्सपोज होंगे और वो चीज़ें सामने आएंगी जो उनके खामोश रहने की सूरत में सामने नहीं आ रही थी। हुकूमत को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मियां साहब क्या बात करेंगे, लेकिन क्योंकि उनको अगर बोलने की इजाज़त ना दी जाती या उनकी तकरीर को नशर ना किया जाता तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाना था मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। अब तमाम चैनल्स ने दिखाया, खुल के दिखाया, पूरा दिखाया और 1 घंटा के करीब जो है मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर करते रहे और एक बड़ी लंबी लिखी हुई तकरीर थी जिसको उन्होंने दोहराया है। इसके चंद नुकात हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर आपको ये बताता हूँ कि हुकूमत अब इसके ऊपर क्या करने जा रही है। नंबर 1 तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जनाब चेयरमैन कह के जो है मुखातिब किया है आज की इस मीटिंग के अंदर। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत का एक मुश्किल तरीन मरहला है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो सबसे ज़्यादा करप्ट और बेईमान कहते थे, जिस पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ वो कई मरतबा अदालतों में गए, जिस पॉलिटिकल पार्टी की उन्होंने कई मरतबा हुकूमतें गिराई, उस पॉलिटिकल पार्टी के एक बिल्कुल नए किस्म के सियासतदान, बिल्कुल नौजवान सियासतदान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुश्किल वक्त ऐसा पड़ा कि मियां नवाज शरीफ साहब को उनकी तारीफ़ करनी पड़ी, उनका शुक्रिया अदा करना पड़ा और जो उन्होंने टेलीफोन किया उस पर उन्होंने कहा जी मैं बहुत खुश हूँ, हमारी बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं और फिर उन्होंने उनको मिस्टर चेयरमैन, जनाब चेयरमैन कह के उनको मुखातिब करते रहे। तो 3 मरतबा के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उनको बिलावल भुट्टो जरदारी को जिनकी पार्टी के हवाले से, उनके वालिद साहब के हवाले से और उनकी पार्टी के लोगों के हवाले से PMLN कन्विंस्ड है कि वो करप्ट लोग हैं और उन्होंने करप्शन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में की है। जरदारी साहब का मिस्टर 10% नाम भी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पार्टी ने रखा था। तो आज वो उनको शुक्रिया अदा कर रहे थे, उनको मिस्टर चेयरमैन कह रहे थे, तो एक ये चीज़ उसमें नोट करने वाली है। नंबर 2, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुत्तफिक होने की बात की मियां नवाज शरीफ साहब ने। अब इसके अंदर क्या खबर है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं और जो उन्होंने बात की मियां नवाज शरीफ साहब से टेलीफोन पे, मौलाना फजलुर रहमान ने मियां साहब से कहा कि हम हुकूमत गिरा देते हैं और हुकूमत गिराने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तों से इस्तीफ़ा दे देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बहुत करीबी एक सहाफ़ी हैं सलीम साफ़ी साहब, उनके बड़े अच्छे मौलाना साहब से ताल्लुकात हैं और आप देखें अक्सर उनके इंटरव्यूज़ भी मौलाना साहब के वो करते हैं। मौलाना साहब नॉर्मली सहाफ़ियों को सबको इंटरव्यूज़ नहीं देते, मैंने बड़ी कोशिश की, वो इंटरव्यू दे नहीं रहे। तो साफ़ी साहब के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। साफ़ी साहब ने ट्वीट में जो है वो मुतालबा भी इसी नौयत का किया है कि सिंध हुकूमत जो है वो वहाँ से छोड़ दे, असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएँ, जो MNAs हैं वो भी रिज़ाइन कर दें और मुल्क में एक इलेक्शन का माहौल बन जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये राय थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने उससे मुत्तफ़िक होने का कहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में दोबारा इंतखाबात में जाने की हामी नहीं है। वो इमरान खान साहब को हटाने की हामी है, पॉलिटिक्स करने की हामी है, वो पॉलिटिकल गेन्स करने की हामी है कि मज़ीद कुछ सियासी मकबूलियत हासिल की जाए, लेकिन फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इलेक्शन में नहीं जाएगी क्योंकि इस वक्त सिचुएशन का उनको आइडिया है। सिंध में वो डिलीवर नहीं कर पाए और अगर इस वक्त इलेक्शन होता है तो सिंध के लोग कहीं उनसे बदला लें तो सिंध की हुकूमत भी हाथ से ना चली जाए। और PMLN जो है उनके केसेस चल रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने फजलुर रहमान साहब से इत्तफाक किया है। तो अब देखना यह है कि ये क्या वाकई में हुकूमत गिरा सकते हैं और इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं। तो मेरे अंदाजे में और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पे आपको मैं कह रहा हूँ कि ये नामुमकिन है। अब आ जाए, मियां साहब ने एक और इल्ज़ाम लगाया कि जो डिक्टेटर रहे पाकिस्तान में, उनकी अगर एवरेज निकाली जाए कि जितना अरसा उन्होंने इक़्तिदार किया वो तकरीबन 8-9 साल बनता है हर डिक्टेटर का, लेकिन जो वज़ीर आज़म है वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल फारिग हो जाते रहे। तो ये उनको फारिग किया जाता रहा, मियां साहब ने ये फरमाया। अब 5 वज़ीर आज़म पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको मियां साहब ने खुद फारिग करवाया। यानी मियां साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो मुंतखब होके आते हैं उनके ख़िलाफ़ साजिश की जाती है पाकिस्तान में। 5 मरतबा कम से कम इस साजिश का हिस्सा मियां नवाज शरीफ साहब खुद रहे हैं। जुनेजो साहब के ख़िलाफ़, राजा परवेज़ अशरफ साहब के ख़िलाफ़, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़, 2 मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के ख़िलाफ़। तो ये जो हुकूमतें गिरी हैं या इन वज़ीर आज़म को हटाने के लिए जो कोशिशें हुई हैं, इनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ज़ाती तौर पे हिस्सा लेते रहे हैं।
तो अगर तो ये गुनाह है और गुनाह कबीरा है जो पाकिस्तान के साथ किया गया है, तो इसमें एक बड़ा हिस्सा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद डाला है। एक और नुक्ता जो चौथे नंबर पे उन्होंने उठाया कि परवेज मुशर्रफ साहब को सजा नहीं दी जा सकी, यानी जो अदालतें मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दे रही हैं, बात ठीक है, जो अदालतें मियां साहब को बुला रही हैं और बुला के कह रही हैं सजा देनी है, जरदारी साहब को देख रही हैं, जो इदारे ये मामला देख रहे हैं, वो परवेज मुशर्रफ साहब को सजा क्यों नहीं दे सके? इसमें एक बड़ा सादा सवाल है। अदालत ने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, अदालत ने नून लीग की हुकूमत को यह कहा कि यह आपका सवाबदीदी इख्तियार है, आपने परवेज मुशर्रफ साहब को इंक्वायरी करना चाहते हैं, उनका नाम ECL में रखना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई केस बनाना चाहते हैं, ये आपका इख्तियार है, आप कीजिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि उनका नाम निकाल दिया जाए, ये भी आपका इख्तियार है, आप अपने मुताबिक खुद फैसला कीजिए। तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद परवेज मुशर्रफ साहब को उनका नाम ECL से निकाल के उनको पाकिस्तान से फरार करवाया था। तो देखें, अगर एक बंदा मफरूर है और पकड़ा नहीं जा रहा, तो उसमें बराबर का मुल्जिम वो आदमी भी है जिसने उसको मफरूर करवाया है, जिसने उसको फरार करवाया है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की PMLN के दौरे हुकूमत में परवेज मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान से मफरूर करवाया गया था, उनको फरार करवाया गया था, और वो उस वक्त से अब तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। तो ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उस हुकूमत के ऊपर है जिन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भेजा। नंबर 2 ये है, परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं है। गद्दारी का एक मुकदमा है, लेकिन करप्शन का कोई मुकदमा नहीं है। आइन तोड़ने के मामले में आपने एक मुकदमा चलाया, उसमें केसेस चलते रहे, अदालत ने सजा भी दी है, लेकिन करप्शन का केस नहीं है। आपके केसेस की नौइयत उनके केसेस से मुख्तलिफ है, और इसको लोग किसी और तरह देखते हैं, उसको लोग किसी और तरह देखते हैं। लेकिन अगर आपने उनको सजा दिलवानी है तो आप बराबर के हिस्सेदार हैं, आपको नहीं चाहिए था कि आप उनको पाकिस्तान से भगाते। 5वां नुक्ता, मियां साहब ने यह बात बिल्कुल ठीक की कि OIC को मजबूत करना चाहिए और इस इत्तेहाद को ख़राब नहीं करना चाहिए, और जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को इस निचली सतह पे नहीं ले जाना चाहिए कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें शुरू हो जाएं। उनका इशारा सऊदी अरब की तरफ था, UAE की तरफ था, लेकिन हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। वो हमसे इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा कर रही है दुनिया, और UAE तो तस्लीम कर चुका है, बहरीन भी कर चुका है, कुछ और ममालिक करने जा रहे हैं, सऊदी अरब उनके लिए एयर स्पेस खोल देता है। तो ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं, और इस सूरत हाल में जब वो इंडिया का साथ दे रहा है, पाकिस्तान का नहीं दे रहा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मियां साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि खारजा पॉलिसी बच्चों का खेल नहीं है, इसको बड़ा फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं, और इस हुकूमत को बेहतर इसमें डिलीवर करना चाहिए था। ये मुझे भी लगता है बेहतर डिलीवर करना चाहिए था। हालात बेशक बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, लेकिन इससे बेहतर डिलीवर किया जा सकता था। लेकिन बोल्ड फैसले हैं वो भी इस हुकूमत ने किए हैं, वो भी आपके सामने हैं। 6वां नुक्ता, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए। यानी मियां साहब के ऊपर तो वो कह रहे हैं मेरे ऊपर तो मॉनिटरिंग जज भी बैठ गए, मेरे ऊपर तो जो है वो मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मेरे ऊपर जो है वो GIT भी बन गई, एजेंसियां जो हैं उनके बंदे उनके ऊपर GIT बन गई, मेरे ऊपर जो है वो डॉन लीक्स भी आ गई, और हर किस्म की इंक्वायरी मेरे ऊपर हुई है, मुझे जेल में भी भेजा गया। लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब के ऊपर किसी ने नोटिस नहीं लिया, ना अदालत ने, ना नैब ने, ना FIA ने, किसी इदारे ने नहीं, ना हुकूमत ने। तो मैं मियां साहब को याद दिलाऊं कि जब आपका केस आया था तो कोई भी नोटिस नहीं ले रहा था, ना नैब, ना FIA, ना अदालत, कोई भी नोटिस नहीं ले रहा था आपके केस का भी। उस वक्त के अपोजिशन के एक लीडर इमरान खान साहब ने आपके खिलाफ एक एहतजाजी तहरीक चलाई थी, और बड़ी ज़ोरदार तहरीक चलाई थी आपके इस करप्शन के केसेस को लेकर, पनामा लीक्स को लेकर। और ना सिर्फ तहरीक चलाई थी बल्कि अदालत में जाके आपका मुकाबला किया था, और अदालत में आपके खिलाफ आकर खड़े हो गए थे, और वो माहौल पैदा कर दिया था मुश्किल तरीन, जिसमें आपको ये कठिन फैसले लेने पड़े कि ठीक है हम अदालत में भी जाएंगे, हम अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर भी करते हैं, हम अदालत की जुडिस्डिक्शन को भी मानते हैं। तो ये सारा कुछ आपसे ज़बरदस्ती करवाया गया था। आप अपोजिशन है, आपको कौन रोक रहा है? आप शहबाज शरीफ साहब से कहिए कि वो जाएं आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ एक एप्लीकेशन लेकर अदालत में। आप अपनी साहबजादी को कहिए और दीगर पॉलिटिकल लीडर्स को कहिए कि वो एहतजाज शुरू करें आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ, पब्लिक की सतह के ऊपर बहुत बड़े बड़े एहतजाज करें, जलसे जुलूस करें उनके खिलाफ, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और उनके खिलाफ एप्लीकेशंस दें। तो फिर जो है वो आपकी बात में वजन होगा, क्योंकि इमरान खान ने तो इंसाफ इसी तरीके से लिया था, आप भी इसी तरीके से लीजिए। और आसिम सलीम बाजवा साहब ने अगर ये बहुत सारा पैसा बनाया और इलीगल है,
तो जिन अदवार में ये बनाते रहे हैं उन अदवार में एक मरतबा आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और एक मरतबा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी थे। तो आप दोनों के अदवार में अगर ऐसा होता रहा है तो आपको ये भी जवाब देना चाहिए कि आपके नाक के नीचे अगर करप्शन हो रही थी, अगर तो ये करप्शन है तो फिर आप उस वक्त इसको रोकने में नाकाम क्यों रहे। सातवां उन्होंने एक नुक्ता उठाया कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की एक पॉलिसी है जो अपनाई जाती है। एक तो धांधली करवाई जाती है, पहले धांधली करवा के हुकूमत बनाने की कोशिश की जाती है, बाद में लोगों को खरीदा जाता है और इवन फॉरवर्ड ब्लॉक की गंदी सियासत की जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाए जाते हैं ताकि हुकूमतें बनाई जा सकें और उनको बचाया जा सके और उनको चलाया जा सके। मियाँ साहब ने कहा हमेशा ऐसी होती है धांधली। तो मियाँ साहब ऐसी ही धांधली के दौरान आपकी 4-5 दफ़ा तो पंजाब में और 3 दफ़ा वफाक में आपकी हुकूमत आई है, तो क्या वो भी इसी धांधली का हिस्सा थी या वो सारी बिल्कुल ठीक थी और बाकी जितने भी इलेक्शन हुए वो सारे धांधली थे? मियाँ साहब को इसका भी जवाब देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान में आखिरी फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था। आखिरी फॉरवर्ड ब्लॉक मुस्लिम लीग काफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, 2008 का इंतखाब हुआ था और मुस्लिम लीग काफ की बहुत बड़ी अक्सरियत आई थी पंजाब में। PMLN अकेली हुकूमत नहीं कर सकती थी, तो मुस्लिम लीग नून ने ख्वाजा अहमद हसान साहब एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उनके ज़रिए से शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग काफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। मानिका साहब को साथ मिला के, एक डॉक्टर साहब थे उनको और कुछ और लोगों को, इनको साथ मिला के एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था और उसके ज़रिए से अपने 5 साल का इक़्तिदार पूरा किया था। तो पाकिस्तान में जो आखिरी फॉरवर्ड ब्लॉक बना वो मुस्लिम लीग नून ने बनाया था। उसके बाद जब आपकी बलूचिस्तान में हुकूमत गिरी तो वो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था। तो वो पता नहीं किसको ताना दे रहे थे फॉरवर्ड ब्लॉक का, लेकिन ये दोनों चीज़ें उन्होंने खुद बनाई थी। और इससे पहले हॉर्स ट्रेडिंग का भी आपको पता है कि उसमें मियाँ साहब कितने मकबूल रहे हैं। अब आ जाए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। ये बांग्लादेश की अलहदगी के बाद एक कमीशन बना था और उसने एक रिपोर्ट बनाई थी, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। मियाँ साहब ये कहते रहे हैं कि जो एबटाबाद का सानिया हुआ था जिसमें उसामा बिन लादेन को मारा गया था, उसकी रिपोर्ट एक बनी थी, उन्होंने कहा था वो भी पब्लिक की जाए। उन्होंने पहले भी अपोजिशन में कहा था। हमूदुर रहमान कमीशन की वो हमेशा अपोजिशन कहते रहे कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, लेकिन वो 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। तीनों मरतबा ये रिपोर्ट उनके अंडर में आई, उनके ज़ेरे कंट्रोल आई। वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बने 3 मरतबा, लेकिन तीनों मरतबा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को छुपा के रखा, कभी मंजर आम पर नहीं लेकर आए। लेकिन अपोजिशन में आके वो इसको ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के तौर पे ऐसा लगता है इस्तेमाल करते हैं। 3 मरतबा उनके पास मौका था, वो चाहते तो इसको पब्लिक कर देते हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इवन उन्होंने जो एबटाबाद का इंसिडेंट हुआ, जो वाक़या हुआ उसामा बिन लादेन के हवाले से, उन्होंने कहा था कि इसको पब्लिक करेंगे, उसको भी उन्होंने मियाँ साहब ने पब्लिक नहीं किया। अब ऐसा लगता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वो तमाम बातें की हैं जिनका उनके अपने माजी के साथ ताल्लुक़ है। अब इस वक्त मियाँ साहब के जो हमायती हैं, चाहे वो सहाफ़ियों में हों, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में हों, वो सारे इसको एक शानदार तकरीर करार दे रहे हैं और उनको लगता है कि ये पाकिस्तान के आने वाली फ्यूचर पॉलिटिक्स का तयन करेगी। दूसरी जानिब कुछ लोग ये कह रहे हैं, हुकूमती लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है और शहबाज शरीफ साहब के लिए हालात मुश्किल कर दिए हैं कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात बना रहे थे, अपनी गुडविल तैयार कर रहे थे, वो वहाँ उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब को दीवार के साथ लगा दिया। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में बहुत कोशिश की कि वो फायर फाइटिंग करें और इदारों के ऊपर इल्ज़ामात ना लगाएं, बल्कि सारा का सारा मलबा उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर डाला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे। अब ये दोनों सोचें बहुत अलग अलग हैं। जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 2 भाइयों की सोचें अलग हैं तो ये लोगों की सोच कैसे बदल सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और एक सवाल ये पैदा होता है कि लंदन में बैठ के सियासत करना और खुल के बोलना बहुत आसान है, पाकिस्तान के अंदर आके हकीकत का सामना करना ज़रा मुश्किल है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, एक अच्छी खबर यह है कि वो बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आए, हशाश बशाश नज़र आए। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में 1 घंटे के करीब जो है वो बातचीत की और बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने बातचीत की। वो ऐसा लग रहा था कि पॉलिटिकली तैयार हैं किसी भी जिम्मेदारी के लिए और बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान आने के हवाले से वो कतरा रहे थे, उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की और ना इसके बारे में उन्होंने कोई जवाब दिया जो सवाल उनसे बारहा पूछा जाता रहा है। और इसके अलावा अब हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इस तकरीर के बाद अब उनको आड़े हाथों लिया जाएगा। अब उनको वापस लाने के लिए भी ज़ोर ज़्यादा लगाया जाएगा, उनको वापस लाने के लिए जो है वो सख्त जुमले भी बोले जाएंगे। और मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो मार्जिन था कि वो खामोश थे और खामोशी की वजह से उनको कुछ मार्जिन मिला हुआ था कि बीमार हैं, खामोश हैं, नहीं आ सकते, डॉक्टर मना कर रहे हैं, वो चीज़ें जो हैं वो अब झड़ गई हैं।
ये एक तकरीर तो मियाँ साहब ने कर दी है, लेकिन ये पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त उस नहज पे जा सकती हैं जहां मियाँ साहब इनको ले जाना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बोलने के बाद एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है, ख़ास तौर पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। देखना यह है कि वो इस मोमेंटम को जिसको वो बनाना चाह रहे हैं आने वाले दिनों में बना पाएंगे या नहीं। लेकिन हुकूमत की ज़राए से मैं आपको बड़ा कंफर्म कर रहा हूं कि हुकूमत अब मियाँ साहब को नरम नहीं, सख्त तरीके से डील करेगी आने वाले वक्त में। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।